हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं कहानी अली बाबा और 40 चोर का चौथा भाग। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। दुनिया का दस्तूर है कि जब किसी आदमी के पास सत्ता और अधिकार आता है तो उसके पास दौलत भी आती है, लेकिन वह अकेली नहीं आती, बल्कि अपने साथ साथ बहुत से दुश्मनों को भी लेकर आती है। जब से सरदार खां को जंगल की देखभाल का अधिकार मिला था, तब से उसके बहुत से दुश्मन भी बन गए थे। उसके दुश्मनों में मिर्जा करीम बेग का नाम सबसे ऊपर था। सरदार खां से करीम बेग के दुश्मनी की वजह यही थी कि वह उसका कट्टर प्रतिद्वंदी था, क्योंकि सरदार खां ने करीम बेग को मात देकर जंगल के संरक्षण का अधिकार प्राप्त किया था। करीम बेग सरदार खां की सफलता और उसके बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर मन ही मन जलता था और हर समय उसको नीचा दिखाने की तरकीबें सोचता रहता था। सरदार खां को नीचा दिखाने के लिए उसने एक योजना बनाई और उस योजना के अनुसार उसने शहर कोतवाल और शहर काजी से दोस्ती गांठनी आरंभ कर दी। वो धीरे धीरे उन पर अपना प्रभाव जमाने लगा। जब उसने देखा कि वो दोनों उसके प्रभाव में आ गए हैं, तो एक दिन उसने दोनों को अपने यहाँ दावत पर आमंत्रित किया। मिर्जा करीम बेग की दावत का निमंत्रण पाकर अगले दिन वो दोनों उसके घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर कोतवाल ने उससे पूछा, क्या बात है, तुमने हम दोनों को दावत पर किस लिए आमंत्रित किया है? करीम बेग ने चालाकी से काम लेते हुए बात बनाई। कहा, बस मेरा मन चाह रहा था कि मैं आप लोगों को अपने गरीब खाने पर आमंत्रित करूं, इसलिए मैंने आप दोनों को बुलाया है। काजी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वो तो ठीक है, देखो, यदि तुम्हें हमारी किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो बताने में जरा भी संकोच ना करना। करीम बेग ने गहरी सांस लेकर हुंकार भरा और चुप लगा गया। उसने अपने भावों से ऐसा प्रदर्शित किया जैसे कि वह किसी बहुत बड़े असमंजस में हो। उसको विचारों में डूबा देखकर और उसके चेहरे पर असमंजस के भाव देखकर कोतवाल से रहा ना गया और उससे कह बैठा, कोई बात तो है, तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि तुम किसी मुसीबत में हो। अरे भाई, यारों से क्या छिपाना, कोई परेशानी या मुसीबत हो तो बता दो, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सके। उन दोनों की बातों को सुनकर करीम बेग ने अपनी चुप्पी को तोड़ना उचित समझा और कहा, परेशानी तो मुझे है और मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत भी है, लेकिन करीम बेग को चुप होते देखकर कोतवाल ने कहा, लेकिन क्या? तुम अपनी परेशानी बताओ, चुप क्यों हो गए? फिर काजी ने बीच में दखल दिया। कहा, हाँ, अगर दोस्तों से अपनी परेशानी नहीं बताओगे तो फिर और किसे बताओगे? कोतवाल बोला, देखो, अगर किसी व्यक्ति विशेष के कारण तुम परेशानी में आए हो तो मुझे बताओ, मैं कुछ ही मिनटों में उसे ठीक कर दूंगा, ताकि वह आगे तुम्हें परेशान करने से कम 100 बार सोचे। मुझे जल्दी से बताओ। काजी ने भी कहा, हाँ हाँ, बताओ बताओ, हमें भी तो पता चले कि हमारे दोस्त को परेशान करने वाला व्यक्ति कौन है। इस पर करीम बेग बोला, मेरी परेशानी की वजह सरदार खां है। सरदार खां का नाम सुनकर दोनों को गहरा झटका लगा। वो दोनों सरदार खां को अच्छी तरह से जानते थे। वह एक सभ्य और सच्चरित्र इंसान था। यही वजह थी कि उसका नाम करीम बेग से सुनकर उन्हें धक्का लगा था। काजी ने पूछा, मगर वो तुम्हारी परेशानी की वजह कैसे बन गया? वह तो ऐसा आदमी ही नहीं है जो किसी की परेशानी की वजह बने। कोतवाल ने भी उसके सुर से सुर मिलाया। करीम बेग बोला, तभी तो तभी तो मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता था। मैं जानता था कि तुम दोनों मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। यह कहकर करीम बेग ने अपने चेहरे को झुका लिया और उस पर गहरी उदासी के भाव ले आया। उसको उदास देखकर कोतवाल ने कहा, तुम हमारे दोस्त हो और हमें तुम पर यकीन है। काजी ने भी कोतवाल का साथ दिया और कहा, हाँ दोस्त, तुम हमें अपनी परेशानी बताओ, हम तुम्हारी भरपूर सहायता करने का वादा करते हैं। बोलो, क्या परेशानी है तुम्हें? करीम बेग ने उन दोनों को शीशे में उतरते देखकर धीरे से कहा, बात यह है कि सरदार खां ने मेरे साथ धोखा किया था। तो दोनों ही एक साथ बोल उठे, कैसा धोखा? करीम बेग ने बात को आगे बढ़ाया। कहा,
उसने बादशाह के सामने मेरी बुराई की और उसने गुमाश्तों को अपने साथ मिलाकर जंगल की रखवाली की जिम्मेदारी का काम संभाल लिया, जबकि उसकी देखभाल का काम मुझे मिलने वाला था। कोतवाल ने पूछा, फिर अब तुम क्या चाहते हो? करीम बेग ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा अधिकार मिलना चाहिए। काजी ने पूछा, लेकिन कैसे? करीम बेग ने कहा, यह अगर मुझे पता होता तो फिर मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत ही क्या थी? मैं खुद ही कोई उपाय न सोच लेता। कोतवाल ने गहरी सांस ली और कहा, इसके लिए तो हमें सोच विचार करना होगा और कोई ऐसी योजना बनानी होगी जिससे तुम्हारी परेशानी का हल हो सके। काजी ने कहा, हाँ, कोई ऐसी योजना होनी चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। करीम बेग खुशी से उछलता हुआ बोला, तुमने मेरे मन की बात कह दी है। तुम यकीनन ही मेरे दोस्त हो। फिर वो तीनों सिर जोड़कर बैठ गए और आपस में सोच विचार करने लगे। वो तीनों इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि सरदार खां कोई मामूली आदमी नहीं है। उसको नीचा दिखाने के लिए कोई असाधारण तरकीब सोचनी होगी जिससे उन तीनों पर कोई आरोप न लगे। अंत में कोतवाल ने उन्हें एक तरकीब बताई। उसकी युक्ति को सुनकर वो दोनों उस पर सहमत हो गए और उन तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। करीम बेग प्रसन्नतापूर्वक बोला, अब देखता हूँ कि सरदार खां अपने आप को कैसे बचाएगा। काजी बोला, सरदार खां हमारी चाल में जरूर फंसेगा और उसके बाद उसको सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। वो तीनों कुछ देर तक इसी प्रकार की बातें करते रहे और इसके बाद अगले दिन की तैयारी करने के लिए अपने अपने घर को चले गए। उधर अमीर हारून ने अपने भाई कारून को किसी जरूरी काम से अपने पास बुलवाया। वो अपने भाई के बुलावे पर जब उसके घर पहुंचा तो उसने भाई अमीर हारून को अपनी प्रतीक्षा करते हुए पाया। कारून को आते देखकर उसका भाई अमीर हारून अपना तख्त छोड़कर खड़ा हो गया और अपने भाई का इस्तकबाल करते हुए बोला, आओ भाई कारून, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कारून ने विनम्र स्वर में अपने भाई से पूछा, सब खैरियत तो है भाई? आपने हमें किस लिए याद किया है? हारून ने कहा, भाई आप तो जानते ही हैं कि मैं हर साल व्यापार करने के सिलसिले से एक बार विदेश जरूर जाता हूँ। विदेश से वापस आने में मुझे लगभग 3 महीने लग जाते हैं। कारून मन ही मन प्रसन्न होता हुआ बोला और पूछने लगा, हाँ भाई, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइए। इस पर हारून ने कहा, हर बार की तरह तुम्हें इस बार भी मेरे घर की देखभाल करनी होगी। कारून बोला, ये भी कोई कहने की बात है भाई, मैं आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। हारून ने कहा, लेकिन इस बार तुम्हारी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही बड़ी है। हारून की इस बात पर कारून ने उससे पूछा, मैं कुछ समझा नहीं भाई। तब अमीर हारून उसे समझाते हुए बोला, बात दरअसल यह है कि इस बार हम अपनी बेगम को भी साथ लेकर जा रहे हैं। ऐसी हालत में आपको हमारे घर के साथ साथ हमारे बेटे अली की जिम्मेदारी को भी निभाना होगा। कारून बोला, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। मेरे लिए जैसा मेरा बेटा कासिम है वैसे ही अली भी मेरा ही बेटा है। मैं अली की कासिम से भी अच्छी देखभाल करूंगा। हारून ने कहा, नहीं, कासिम और अली दोनों भाई भाई हैं। तुम दोनों में किसी भी प्रकार का फर्क मत करना। कासिम का भी उतना ही ख्याल रखना जितना अली का। कारून खड़ा होता हुआ बोला, ठीक है भाई, आप कब जा रहे हैं? हारून ने कहा, 15 रजब को एक काफिला बगदाद शहर की ओर जा रहा है। बस उसी दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर काफिले के साथ निकल जाऊंगा। कारून ने पूछा, विदेश में जो माल आप ले जाने वाले हैं वो तो आपने खरीद लिया होगा या अभी कुछ बाकी है? आमिर हारून ने बताया, हमने पूरी तैयारी करने के बाद ही आपको यहाँ बुलाया है। हमारे जाने में 1 हफ्ता बाकी है। इस बीच तुम अपने काम निपटाकर अपने परिवार समेत इसी घर में आ जाओ। कारून चाटुकारिता से बोला, मेरे लिए भाई की खिदमत से बढ़कर कोई काम नहीं है। मैं आज ही अपने सब कामों को निपटा लेता हूँ और 2-1 दिन में मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आ जाऊंगा। हारून ने कहा, ठीक है, तो तुम जाकर तैयारी करो। भाई की बात मानकर
कारून घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर खुशियों के फूल खिले हुए थे और मुस्कुराते हुए ही उसने घर में प्रवेश किया था। उसकी बीवी ने जब अपने पति का खिला हुआ चेहरा देखा तो वह उत्सुकता में भरकर उससे पूछने लगी, आज तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। ऐसे तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या दौलत दे दी है जो इतने मुस्कुरा रहे हो? क्यों बुलाया था तुम्हारे भाई ने तुम्हें? कारून ने अपनी बेगम के चेहरे पर नजर डाली और गर्दन हिलाता हुआ बोला, बेगम तुम सवाल बहुत करती हो, एक ही सांस में कई सवाल पूछ डालती हो। कारून की पत्नी उस पर भड़कती हुई बोली, और तुम जवाब देने में बहुत देरी करते हो। पता नहीं तुम्हें इसमें क्या मजा आता है। आखिर बताओ तो सही, क्यों बुलाया था तुम्हारे भाई ने? कारून अपनी पत्नी के कंधे पर प्यार से दोनों हाथों को रखता हुआ बोला, बेगम बहुत जल्दी वो घड़ी आने वाली है जिसका मुझे इंतजार था। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या मतलब? तो कारून बोला, आमिर हारून यानी मेरा भाई व्यापार के लिए विदेश जाने वाला है। तो उसकी बीवी बोली, इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? वो तो हर साल ही विदेश जाता है और पीछे तुम्हें छोड़ जाता है अपने बीवी बच्चों की गुलामी करने को। इस पर कारून बोला, लेकिन इस बार वह अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जा रहा है। उसकी बेगम ने उससे पूछा, फिर? कारून बोला, फिर ये कि अब की बार उन दोनों का ये आखिरी सफर साबित होगा। कारून के चेहरे पर क्रूरता के भाव आते चले गए। वह आगे बोला, इस बार वो दोनों जाएंगे तो जरूर, लेकिन पलटकर वापस नहीं आ पाएंगे। कारून की पत्नी ने उससे उलझकर पूछा, क्यों नहीं आएंगे? यहाँ उनका घर बार है, अच्छा खासा रोजगार है, फिर वो पलटकर वापस क्यों नहीं आएंगे? कारून बोला, इसलिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि रास्ते में ही उनका काम तमाम कर दिया जाएगा। कारून की बेगम ने लरज कर पूछा, काम तमाम? इस पर कारून बोला, हाँ बेगम, मेरी डाकू शमशेर खां से बात हो गई है। वो बगदाद जाने वाले काफिले में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। बस मुझे उसको बताना होगा। कारून की पत्नी ने सड़सड़ाते स्वर में पूछा, कब बताओगे? कारून ने कहा, आज ही। उसकी पत्नी ने फिर पूछा, पर वो मिलेगा कहाँ? सुना है सुल्तान की सिपाही उसको तलाश करते फिर रहे हैं। इस पर कारून बोला, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं उसके एक आदमी और उसके ठिकाने को जानता हूँ। मैं अभी उसे खबर देने जा रहा हूँ। जब तक मैं लौट कर वापस आऊं तुम भाई के घर चलने की तैयारी कर लेना। इस पर उसकी बेगम बोली, वो तो मैं कर लूंगी मगर। कारून बोला, बेगम हमारे पास अगर मगर के लिए वक्त नहीं है। अगर हमें भाई के घर बार, कारोबार और उसकी जागीर का मालिक बनना है तो हमें अभी इस काम को अंजाम देना होगा, क्योंकि अली अभी बच्चा है, इसलिए उसका बाप हमें उसका संरक्षक बनाकर जा रहा है। अगले 1-2 साल में अली इतना बड़ा हो जाएगा कि वह अपने घर और कारोबार की देखभाल खुद कर सकेगा। फिर हमारे पास हाथ मलने के सिवाय और कोई चारा नहीं रह जाएगा। कारून का तर्क सुनकर उसकी पत्नी ने आगे उससे कोई सवाल नहीं किया। कारून तैयार होकर घर से निकल गया और उसकी पत्नी अली के घर जाने की तैयारियों में जुट गई। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन 2 आदमी सरदार खां के पास पहुंचे। उस समय सरदार खां जंगल की रखवाली कर रहा था। जाते ही दोनों ने सरदार खां को सलाम किया। आदाब अर्ज है सरदार खां साहब। सरदार खां ने दोनों को ध्यानपूर्वक देखते हुए उत्तर दिया, आदाब। वो दोनों ही जवान आदमी थे जिन्होंने साधारण से कपड़े पहने हुए थे और दोनों के चेहरों पर उदासी के भाव थे। दोनों शक्ल से और पहनावे से सीधे साधे व्यक्ति नजर आते थे और दोनों ही पीठ पर तीर कमान लटकाए हुए थे। दोनों ने विनम्र स्वर में कहा, सरकार आप हमारी थोड़ी सी मदद करने की जहमत करें। सरदार खान ने पूछा, कैसी मदद? इस पर एक व्यक्ति बोला, बात यह है सरकार कि हमारी माँ बहुत बीमार है और हकीम साहब ने जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लाने को कहा है। सरदार खान ने पूछा, फिर? तो वही व्यक्ति फिर बोला, यदि आपकी इजाजत हो तो हम आपके जंगल से वो जड़ी बूटियां तलाश कर ले आए। उनका विनम्र स्वर सुनकर सरदार खां का हृदय पिघल गया। उसे उनके जंगल से जड़ी बूटियां लाने में कोई बुराई नजर नहीं आई, लेकिन उनकी पीठ पर
तीर कमान देखकर उसको खटका हुआ और कोई भी आज्ञा देने से पहले उसने पूछा, जड़ी बूटियों को तलाश करने में तीर कमान का क्या काम है? ये तुम क्यों लेकर आए हो? तब उनमें से एक आदमी हाथ जोड़ता हुआ बोला, हुजूर, तीर कमान तो हम अपनी हिफाजत के लिए लेकर आए हैं। दूसरा वाला पहले वाले का समर्थन करता हुआ बोला, हाँ हुजूर, जंगल में जंगली जानवर भी तो होते हैं, उनसे हिफाजत के लिए हमने तीर कमान ले रखे हैं। सरदार खां ने दोनों को आज्ञा देते हुए कहा, तब ठीक है, मगर जल्दी करना और जल्दी आना। तब उनमें से एक चुटकी बजाता हुआ बोला, बस महाराज, हम यूं जाएंगे और यूं वापस आ जाएंगे। यह कहकर वो दोनों जंगल में चले गए। उनके जाने के बाद सरदार खां अपने काम में लग गया। एक पहर बीतने के बाद जब सरदार खां का काम खत्म हुआ तो उसे उन दोनों आदमियों का विचार आया जो जंगल में जड़ी बूटियां लाने के लिए गए थे। सरदार खां चिंता से मन ही मन बड़बड़ाया, उन दोनों को गए हुए तो बहुत देर हो गई। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। कहीं वो दोनों किसी जंगली जानवर का शिकार तो नहीं हो गए। इस आशंका ने उसे ऊपर से नीचे तक हिला दिया। फिर उसे उनकी पीठ पर लटके हुए तीर कमान का विचार आया तो वो मन ही मन बुदबुदा उठा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनके पास तो तीर कमान है, उन्हें कोई जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने उसके बाद खुद से ही पूछा, कहा, मगर उन्हें इतनी देर क्यों हो गई? मुझे चलकर देखना चाहिए, कहीं उनके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। यही सोचकर वह अपनी जगह से उठा। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने आहट की दिशा में देखा तो वो दोनों उसे दूर से आते नजर आए। मगर यह क्या? वह उन दोनों को देखकर बुरी तरह से चौंका था। उसके चौंकने का कारण यह था कि वो दोनों अकेले नहीं थे, बल्कि यह कहना चाहिए कि वो दोनों जड़ी बूटियां लेने गए थे और अब उनके स्थान पर वो अपने साथ बहुत सारे जानवरों का शिकार करके ला रहे थे। उन दोनों को शिकार करके लाते देखकर सरदार खां के तन बदन में क्रोध की ज्वाला भड़कने लगी और आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। सरदार खां उनके पास आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो दोनों पास आए, सरदार खां भड़क कर बोला, तुम जंगल में जड़ी बूटियां लेने गए थे या शिकार खेलने गए थे? उनमें से एक घिघियाया, हुजूर, हुजूर। सरदार खां ने तमक कर कहा, क्या हुजूर, मैंने तुम लोगों को शिकार खेलने के लिए मना किया था और तुम इतने सारे जानवरों का शिकार करके ले आए। दूसरे व्यक्ति ने कुछ कहना चाहा, हुजूर, सुनिए तो सही, पर सरदार खां ने उसे झिड़क दिया, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। क्या तुम जानते नहीं हो ये शाही शिकारगाह है, यहाँ केवल बादशाह ही शिकार खेल सकते हैं। कोई और अगर शिकार खेले तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। उन दोनों ने हैरान होकर कहा, क्या कह रहे हैं हुजूर? आपने ही तो हमें जंगल में जाकर शिकार खेलने की आज्ञा दी थी। उन दोनों के कोरे झूठ को सुनकर सरदार खां का गुस्सा और भड़क उठा। वह अत्यंत क्रोधित होकर बोला, क्या बकते हो तुम लोग? मैंने तुम लोगों को जंगल में शिकार ना खेलने के लिए कहा था, ना कि शिकार करने को कहा था। सरदार खां के क्रोधित होने और भड़कने का उन दोनों पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वो दोनों और भी नम्र स्वर में बोले, याद करिए हुजूर, आपने ही तो हमें शिकार खेलने के लिए मजबूर किया था। हम तो आपसे शिकार खेलने के लिए मना कर रहे थे। अब हैरान होने की बारी सरदार खां की थी। वह और भी क्रोध में भरकर चीखा, पागल हो गए हो तुम लोग? मैंने कब तुमसे शिकार करने के लिए कहा था? दोनों ने पुनः कहा, महाराज, क्यों हमसे मजाक कर रहे हैं? आपने ही तो कहा था शिकार करने के लिए, याद करने की कोशिश तो कीजिए। सरदार खां ने क्रोधित स्वर में कहा, तुम झूठ बोलते हो। फिर अपने सिपाहियों को संबोधित करके कहा, सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को, इनके होश खराब हो गए हैं। पहली बार उनमें से एक ऊंचे स्वर में बोला, होश हमारे नहीं तुम्हारे ठिकाने नहीं है, पहले कहते हो फिर भूल जाते हो। सरदार खां ने कहा, अब इस बात का फैसला सुल्तान ही करेंगे। जब वो दोनों तुम दोनों को मौत के घाट उतारेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि होश किसके ठिकाने पर नहीं है। सरदार खां की आज्ञा का पालन करते हुए सिपाहियों ने उन दोनों को बंदी बना लिया।
तो वे दोनों जोर जोर से शोर शराबा करने लगे और चिल्लाने लगे, हमें छोड़ दो, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हमने सिर्फ वही किया है जो हमें करने को कहा गया था। उनका शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग एकत्रित होने लगे। तभी उधर से कोतवाल और काजी साहब भी गुजरे। उन दोनों ने शोर शराबा सुना तो वे दोनों भी उत्सुकतावश वहीं आ गए। उन्होंने सरदार खां के सिपाहियों को 2 व्यक्तियों को बंदी बनाते देखा। वही दोनों व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी के विरोध में शोर कर रहे थे। कोतवाल और काजी साहब सरदार खां के समीप आए। तब कोतवाल ने सरदार खां से पूछा, यह शोर शराबा कैसा है? इससे पहले कि सरदार खां कुछ बोल पाता, वो दोनों बंदी बोल पड़े, हुजूर, अब आप ही हमारा इंसाफ कीजिए। कोतवाल ने पूछा, हुआ क्या है? सरदार खां बोला, मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। दोनों बंदियों ने कोतवाल को आकर्षित करते हुए कहा, नहीं हुजूर, पहले आप हमारी बात सुन लीजिए। कोतवाल बोला, ठीक है, तुम ही सुनाओ। दोनों बंदी सरदार खां की ओर इशारा करते हुए बोले, हुजूर, ये जंगल के रखवाले हैं और हमसे रोज इसी प्रकार जंगल में शिकार कराते हैं। काजी ने जल्दी से पूछा, किस लिए? इतने सारे शिकार का ये करते क्या हैं? उनमें से एक बंदी बोला, हुजूर, शिकार के मांस को यह शहर में बिकवा देते हैं और उससे दौलत जमा करते हैं। सरदार खां भड़क कर बोला, झूठ, झूठ बोल रहे हैं ये दोनों, ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। वो दोनों तुरंत बोले, भला हुजूर, हम नाचीज ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? हम तो सिर्फ वही कह रहे हैं जो सच है। आज जब इन्होंने आप दोनों को आते देखा तो चोरी पकड़े जाने के डर से शोर शराबा करके हम पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने ये शिकार अपनी मर्जी से सरदार खां की इजाजत लिए बिना किए हैं। सरदार खां भड़क कर बोला, हाँ यही सच है, तुमने ये शिकार बिना मेरी इजाजत के अपनी मर्जी से किए हैं। तुम यहाँ से जड़ी बूटियों का बहाना करके अंदर गए थे और ये दोनों वहां से बिना मेरी इजाजत और मर्जी के ये शिकार करके लौटे हैं। तुम दोनों को सजा मिलनी चाहिए। इस पर वे दोनों कैदी हाथ जोड़ते हुए विनम्र स्वर में बोले, भला हम आपके सामने झूठ बोलने की हिम्मत कर सकते हैं? आप हमारे अन्नदाता हैं और हम आपके सेवक हैं। हम तो बस आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। आप बेकार ही हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। इस पर कोतवाल बीच में ही बोल पड़ा, कौन किस पर इल्जाम लगा रहा है, अब इसका फैसला तो सुल्तान ही करेंगे। सरदार खां ने प्रतिरोध किया, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। काजी बीच में दखल देता हुआ बोला, कहा तो है कोतवाल साहब ने, अब सच और झूठ का फैसला सुल्तान ही करेंगे। हो सकता है कि ये दोनों सच्चे हो और तुम हमारे अचानक यहाँ आ जाने से बौखला गए हो और अपने गुनाह को छिपाने के लिए नाटक कर रहे हो। सरदार खां दृढ़ स्वर में बोला, हम कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, हमारी बात का यकीन करो, ये दोनों हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। सच्चाई यही है कि इन दोनों ने हमारे हुक्म के खिलाफ शिकार किए हैं और ये दोनों दंड के अधिकारी हैं। कोतवाल ने पूछा, अगर तुम सच्चे हो तो फिर सुल्तान के सामने जाने से क्यों डर रहे हो? सरदार खां बोला, मैं डर नहीं रहा, आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ। काजी ने कहा तो है हमने तुमसे कि अब सच और झूठ का फैसला सुल्तान करेंगे, आओ चलते हैं। इस पर कोतवाल उन तीनों को लेकर सुल्तान के महल की ओर चल दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।